लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और बाकी सभी मोबिंग से लड़ने आ चुके थे, लेकिन तभी मोबिंग ने अपनी एक खास टेक्निक से 3 स्मॉल वर्ल्ड्स को क्रिएट कर लिया था और उन सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उन तीनों वर्ल्ड्स में भेज दिया था। पर जिन ने उसकी इस टेक्निक को समझ लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उस स्मॉल वर्ल्ड से निकलकर मोबिंग जहाँ छुपा हुआ था वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है, जिसमें जिन ने मोबिंग को हरा दिया था और फिर से वापस बाहर अपने दोस्तों के पास आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि मोबिंग अभी मरा नहीं है, क्योंकि जिन ने उसे सिर्फ उसकी स्मॉल वर्ल्ड में मारा था जहां वो पूरी तरह नहीं मर पाया था और मरने से पहले ही वो वहां से बाहर आ गया था, जिस वजह से उसकी टेक्निक वहीं रुक गई और ये सभी लोग भी वहां से बाहर आ गए। अब जिन मोबिंग से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम पास आ चुका है, लेकिन इस पर मोबिंग कहता है कि शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? और ये कहते ही वो वहाँ पीछे बने हुए केओस गेट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये सब देखते हुए जेनी ने तुरंत ही वो सारी जगह फ्रीज कर दी थी। साथ ही जिन और डिंकुन भी आगे बढ़ गए थे। अब जब मोबिंग अपने सामने से वो बर्फ हटा रहा था, तभी वहाँ जिन और डिंकुन उस पर दूर से ही अटैक कर देते हैं। साथ ही मोबिंग को समझ पाता उससे पहले ही जेनी उसके पीछे से अटैक कर देती है, जिसके बाद मोबिंग वहीं नीचे गिर जाता है। अब तभी अचानक से मोबिंग जिस जगह पर खड़ा था वो सारी जगह वहाँ उस केओस गेट के अंदर जाने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि मोबिंग अभी मरा नहीं था। अब वो जगह जैसे ही हिलने लगती है तो तभी मोबिंग वहाँ उठते हुए जेनी को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ वहाँ उस केओस गेट के अंदर ले जाने लगता है, जो देखकर जिन घबरा गया था। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से जेनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनी वहाँ केओस गेट के बहुत करीब पहुँच चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए डिंकुन तुरंत ही आगे बढ़कर जिन को पकड़ लेती है और उसे वापस नीचे ले आती है। साथ ही वो बताती है कि केओस गेट के दूसरी तरफ कॉस्मिक एम्प्टीनेस है। अगर जिन इस तरह से वहां जाएगा तो उसकी बॉडी प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही फेंगलिन जिन को समझाती है कि उसे जेनी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोबिंग पहले भी वहीं से निकल कर आया था। इसका मतलब वहां भी सरवाइव किया जा सकता है। अब जब वो ऐसा कह रही थी तभी अचानक से वहां आसपास के प्लैनेट हिलने लगते हैं, जिसके बाद वहां ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये चीज देखते हुए वो सभी हैरान थे, पर वो समझ गए थे कि ये सब मोबिंग कर रहा है। तो जिन सभी से कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सब अपनी उसी शिप पर आ गए थे, जहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि केओस गेट के पास ही केओस एनर्जी की वजह से एक स्टॉर्म क्रिएट हो गया था, जो कि वहाँ सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा था। तो शिप पर यही चीज देखते हुए एम्प्रेस ज़ूलिंग रोते हुए कह रही थी, क्या कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी वर्ल्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसके बाद डिंकुन जिन से कहती है कि अब हमारी शिप उस स्टॉर्म से बहुत दूर आ चुकी है, इसका मतलब अब हमें चलना चाहिए। अब डिंकुन और जिन केओस गेट के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, जहां मोबिंग गया था। पहले डिंकुन ने जिन को वहां जाने से इसलिए रोका था क्योंकि उसका अकेले जाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन डिंकुन उस जगह को अंदर से भी जानती है, इसलिए उसका जिन के साथ जाना ठीक रहेगा। इसके बाद जिन लीजा के पास आता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है, जिस पर लीजा कहती है कि हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी वहाँ अपना ख्याल रखना, जिस पे जिन हाँ करता है और डिंकुन के साथ उस केओस गेट के पास आ जाता है। अब जब वो उस गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ उस स्टॉर्म की एनर्जी उन्हें रोक लेती है। तो जिन डिंकुन से कहता है कि अब ये एनर्जी हमें ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी, और इतना कहते ही जिन तुरंत ही सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जिन केओस स्टॉर्म की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था, जिसमें जिन को बहुत दर्द झेलना पड़ रहा था। पर ये देखकर डिंकुन भी उसकी मदद करने लगती है। यहाँ बाकी सभी लोग अभी प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से वो स्टॉर्म रुक जाए। अब इस तरफ हम देखते हैं कि जब जिन और डिंकुन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे तभी डिंकुन को वहाँ केओस गेट के अंदर से एक बहुत अजीब और पावरफुल एनर्जी निकलते हुए महसूस होती है। तभी जिन भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन इतने में ही अचानक से केओस गेट के अंदर से एक आवाज आती है जो कह रही थी कि आखिर तुम लोग कौन हो। और साथ ही वहाँ केओस गेट से एक स्पिरिट भी बाहर निकल कर आती है, जो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वहाँ पर एनर्जी फैलने लगती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन अभी बेहोश था। तभी एक लड़का उसे जगाता है और जब जिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसके बचपन का दोस्त जियोंग था। तो उसे देखकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तभी वो अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है कि उसके आसपास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैंने जो सब देखा वो सब सपना था। लेकिन उसकी ये सब बात सुनने के बाद जियोंग बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो जिन से कहता है कि तुम ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो, कल रात तक तो तुम ठीक थे, लेकिन फेस्टिवल के बाद तुम बेहोश हो गए थे। अब तभी वहाँ पर जिन के फादर आते हैं, जिन्हें देखकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। तभी उसके फादर उसकी तरफ आते हुए कुछ टिकट्स उसके चेहरे पर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुमने फिर से पढ़ाई करना छोड़ दिया। और ये कहते हुए वो जिन के पीछे पड़ गए थे, जिसके बाद जिन की बहुत ज्यादा पिटाई होती है। तो जिन घर से भाग गया था, साथ ही जियोंग भी उसके साथ ही जा रहा था, जिस वजह से जिन की मदर उससे कहती है कि तुम जिन को याद से शाम तक घर ले आना। साथ ही जिन के फादर भी चिल्लाते हैं कि अगर तुम दोनों को थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हम देखते हैं कि जिन और जियोंग दोनों ही सिटी के टेंपल की तरफ आ गए थे, जहाँ पर जिन जियोंग से कहता है कि फादर थोड़े बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कितनी तेज भागते हैं। इस पर जियोंग कहता है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स इस बार बहुत कम आए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। जिस पे जिन कहता है कि मुझे काम नहीं करना, क्योंकि हम जितना आसान इस दुनिया में जीना समझ रहे हैं असलियत में वैसा बिल्कुल नहीं है। अब ये सुनकर जियोंग कहने लगता है कि तुम अभी भी अपने सपनों में खोए हुए हो और तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए। तो जिन को भी अब ये बात सही लगती है और वो सोचने लगता है कि शायद उसने जो कुछ भी देखा वो सच में एक सपना था, साथ ही उसे अब हकीकत में ही जीना होगा। इसके बाद वो दोनों टेम्पल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी जिन को टेम्पल के बाहर कुछ स्क्रिप्चर्स दिखते हैं, जिसके बारे में वो जियोंग को बताता है। पर जियोंग को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो कहता है कि तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कहा ना तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये बोल के जियोंग टेम्पल में चला गया था। लेकिन इधर जिन सोच रहा था कि अगर ये स्क्रिप्चर्स यहाँ पर सच में है तो इसका मतलब मैं अभी भी अपनी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब तभी वो वहाँ टेम्पल से एक लड़की को बाहर आते हुए देखता है, जो बिल्कुल जेनी की तरह दिख रही थी, जिसकी वजह से जिन थोड़ा शॉक था। पर फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिन अभी भी उसे ही देख रहा था। अब तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। जिस पर जिन पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो जियोंग उसे बताता है कि ये ली फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही जियोंग उससे और भी चीजें बताने लगता है, पर जिन उन सब बातों को ना सुनते हुए तुरंत ही जेनी की तरह दिखने वाली लड़की के पीछे भाग जाता है। और ये देखकर जियोंग कहता है कि अच्छा है कि तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ गए। अब इस तरफ हम देखते हैं कि जिन भागते हुए सीधा मार्केट में आ गया था, लेकिन वहाँ पर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। पर तभी अचानक से वो लड़की उसके पीछे आते हुए कहती है कि यंग मास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो? अब जिन जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पर वही लड़की खड़ी हुई थी। इसके बाद वो लड़की अपनी कैप थोड़ी साइड करती है, तो जिन देखता है कि वो लड़की सच में जेनी ही है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।